बांझ रुला देने वाली कहानी। 14 वर्ष की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र थी तब निशा की शादी हो गई। उस समय 12-13 वर्ष की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। उस समय शादी का मतलब भी नहीं पता था, बस यही सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ तो थी नहीं, बस पिताजी ने घर का थोड़ा बहुत काम सिखाया था, सो वही आता था। और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोती रोती गाड़ी में बैठकर वो अपने ससुराल आ गई। गाड़ी एक सुंदर और बड़ी सी हवेली के सामने आकर खड़ी हो गई। हवेली को देखकर निशा मन ही मन खुश हो गई थी। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे कोई जल्दी से कलश लाओ, बहू आई है। निशा ने घूंघट की आड़ से ही अपनी सास को देखा। आंखों से कुछ सख्त मिजाज की लग रही थी। सच मानो तो मैं डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में ख़त्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर मुझे जगाया और कहा कि चलो आज आपकी रसोई है। मैं तैयार होकर रसोई घर में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ़ की, लेकिन सासू माँ ने उसमें भी कमी निकाल दी और साथ ही हिदायत भी दे दी कि बचपना छोड़कर कामकाज सीख लो। 15 दिन के बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना पड़ गया, क्योंकि वह अभी BSc कर रहे थे। खैर, अब अमर हॉस्टल चले गए थे और मैं अकेली रह गई थी अपने सास ससुर के साथ। अमर बीच बीच में चिट्ठी भी लिखा करते थे, लेकिन वह चिट्ठी पहले सासू माँ के पास आती थी, फिर मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी आम का पेड़ था। हाँ, वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे आंगन में लगा हुआ था। पर वह पेड़ आम नहीं देता था, इसीलिए सारे हवेली वाले लोग उसे बांझ कहकर बुलाते थे। पर ना जाने क्यों मुझे उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब भी काम से फ्री होकर जो भी समय मिलता मैं उस पेड़ के साथ ही बिताया करती थी। उस पेड़ को देखते ही मैं अपनी सारी थकान भूल जाया करती थी। देखते देखते 2 साल बीत गए और मैं 16 की हो गई। अमर भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके घर आ रहे थे। सासू माँ सुबह से तैयारी में लगी हुई थी। रसोई में जाकर हर चीज़ का जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मेरी मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था और शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने कहा कि जाकर अपनी नज़र उतरवा ले। अमर आ गए थे। हवेली की हलचल से ही पता चल रहा था। खाने पीने से फ्री होकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी। तभी अमर ने मुझे एक तोहफा दिया। गिफ्ट में वह लाल साड़ी लाए थे, लेकिन मेरे लिए तो अमर का आना ही काफ़ी था। हमने बहुत सारी बातें की, जिनमें कुछ शिकायत थी और कुछ प्यार। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता ही ना चला। अमर और मैं बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि निशा के पिताजी बहुत बीमार हैं। अमर भी निशा को लेकर तुरंत उसके घर रवाना हो गया। पिताजी निशा को देखकर बहुत खुश हो गए, मानो जैसे उन्होंने अपनी सांस उसी के लिए रोक रखी हो। और फिर निशा को अमर के हवाले कर कर वह इस दुनिया से चली गई। भीगी आंखों से पिताजी को विदा किया और अब उसके लिए अमर ही सब कुछ था और उसका परिवार ही सब कुछ था। समय गुजरता गया और अमर ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली और वह सरकारी वकील भी कहलवाने लगे थे। परंतु निशा को अभी भी संतान का सुख नहीं मिला था। अभी तक तो सास
दबी जुबान से कहा करती थी, परंतु अब उन्होंने रूखापन जाहिर करना शुरू कर दिया। अमर अपने कामों में व्यस्त रहते थे और सासू माँ मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभता था यह शब्द। निशा कुछ कह नहीं पाती थी, बस आंसुओं से ही दिल हल्का कर लेती थी। अमर मुझे दिलासा देते थे, लेकिन लोगों का व्यवहार मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। अभी निशा की उम्र ही क्या थी, महज 19, और लोगों ने उसे बांझ कहना शुरू कर दिया था। निशा बचपन से ही दुबली पतली थी और माँ के जाने के बाद तो उसका पालन पोषण ठीक से हो ही नहीं पाया था। एक दिन अमर जब दोपहर के खाने के समय घर आए तो सासू माँ ने अपना फरमान सुना दिया, अब हम अमर की दूसरी शादी करेंगे। ओह, अमर इतना बड़ा दुख कैसे दे सकते हैं मुझे? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रात की समय बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। अमर, कुछ बात करनी है आपसे। नहीं निशा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। अमर, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? मैंने कहा ना निशा, मुझे सोने दो। मैं बहुत थक गया हूँ तुम लोगों की चिक चिक सुनकर। उधर माँ और इधर तुम, परेशान हो गया हूँ। मेरा मन करता है कि आत्महत्या कर लूँ। नहीं अमर, ऐसा मत कहिए, निशा ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। आपके अलावा मेरा कौन है? निशा सारी रात करवट बदलकर आंसू बहाती रही और सुबह उठी तो टूटी हुई औरत बन, जो अब समझौता करने जा रही थी। सारी रात यही सोचती रही कि अमर ने भी मौन स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए, लेकिन उसे यह बात कहाँ मालूम थी कि अमर की माँ ने अमर को किस हद तक मजबूर किया है दूसरी शादी करने के लिए। 1 महीने के अंदर ही अंदर अमर की दूसरी शादी आरती से हो गई। आरती अमर की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। निशा, अपना सारा सामान हवेली के पीछे वाले कमरे में ले जाओ। आज से आरती इस कमरे में रहेगी अमर के साथ, सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा। कैसे छोड़ दूं यह कमरा? नहीं, यह कमरा मेरा है, जिसे जहाँ जाना है वह जाए। लेकिन फिर ख्याल आता है कि जो शादी करके इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं है तो यह कमरा मेरा कैसे हो सकता है? ऐसे सोचते हुए सिंदूर की डब्बी और अपने कुछ कपड़े लेकर हवेली के पीछे वाले मिट्टी के कमरे में चली गई। अपना सामान एक कोने में रखकर खिड़की से आम के पेड़ को देखने लगी। इसे किस्मत कहूँ या कुछ और, आज निशा की हालत ठीक उसी आम के पेड़ की तरह हो गई थी, अकेले, बेसहारा। जैसे यह अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है। क्या मैं इसकी तरह अडिग और मजबूत रह पाऊंगी? हाँ, मैं मजबूत रहूंगी। जब यह बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचारों से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और खुद को हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और निशा ने अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। अपनी झोंपड़ी के आसपास काफ़ी सारे उसने पेड़ लगाए और खाली समय में वह उन पेड़ों की देखभाल करती थी और ख़ासकर आम के पेड़ की देखभाल किया करती थी। आरती एक सुलझी हुई लड़की थी। वह जब भी निशा के पास उससे कुछ बात करने के लिए आती तो सासू माँ उसे किसी न किसी बहाने से बुला लेती। अमर अब पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। वह मुझसे बात तो करते थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा पछतावा नज़र आता था। शायद उन्हें निशा की हालत देखकर बुरा लगता होगा, लेकिन सासू माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। आरती के दिन खुशी से गुजर रहे थे और निशा के दिन तो बस ऐसे ही कट रहे थे। देखते देखते वह दिन भी आ गया जब आरती ने खुशखबरी सुना दी। अब वह माँ बनने वाली थी।
पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल था। सारे नौकरों में तोहफे बंटने शुरू हो गए थे। मैं भी खुश थी कि चलो घर में एक नया मेहमान आएगा। आरती बहुत कमज़ोर थी और उसकी उम्र 16 साल थी। सासू माँ का आदेश था कि उसके अच्छे से देखभाल की जाए, जिससे उसकी कमज़ोरी दूर हो। इतनी देखभाल के बाद भी आरती का वज़न कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैं अमर से कहने लगी कि आरती को शहर में किसी अच्छे से डॉक्टर के पास दिखा दीजिए, लेकिन सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे बच्चे भी घर में ही हुए थे। और अमर भी अपनी माँ की बात नहीं टाल पाया। आरती की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। उसकी सांसें फूल रही थीं। घबरा कर निशा ने गांव के वैद्य जी को बुलवा लिया। वैद्य जी ने आरती को कुछ दवाइयाँ दी और खून की कमी बताई। जब यह बात निशा ने अमर को कही तो सासू माँ ने निशा को आरती से दूर रहने का आदेश दे दिया, यह कहकर कि एक बांझ की छाया आरती पर नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद से निशा ने खुद को एक कोठरी में बंद कर लिया। वह अंदर ही अंदर रहने लगी और मन ही मन डरने भी लगी कि वास्तव में कहीं आरती को उसकी वजह से कुछ नुकसान ना हो जाए। एक दिन रात को हवेली में नौकरों का शोर शराबा सुनकर मैं आंगन की तरफ भागी तो पता चला कि आरती के प्रसव का समय आ गया है। गांव की बूढ़ी औरतें और दाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। अमर की तरफ देखा तो वह डरे हुए से लग रहे थे और मैं उनके पास जाकर खड़ी हुई और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहने लगी। थोड़ी ही देर बाद बच्चे की रोने की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी बहुत खुश थे। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर गांव की बूढ़ी औरतें बाहर आईं और बोलीं, कमजोरी और खून की कमी होने के कारण हम आरती को नहीं बचा पाए। बेटी को जन्म देते ही आरती का देहांत हो गया। तभी सासू माँ कहती हैं कि अरे, मैं अपने पोते का मुंह तो देख नहीं पाई। अरे, अब हमारा वंश कैसे चलेगा। सासू माँ का विलाप सारी हवेली में गूंज रहा था। उस छोटी सी बच्ची को देखकर निशा का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह छोटी सी बच्ची वह खुद ही है। निशा ने उसे अपने गले से लगा कर रखा। जिनकी माँ नहीं होती वह कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं। वह जरा भी उसे परेशान नहीं करती थी, बस दूध पीते ही सो जाया करती थी। लेकिन सासू माँ का वही राग रहता कि लड़कियों से वंश नहीं चलता। लेकिन अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अमर भी अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आकर गुड़िया को खिलाया करते थे। साल बीत चुका था, आरती को गए हुए और बेटिया को आए हुए। आज आरती की बरसी थी। हवेली में एक छोटी सी पूजा रखवाई थी। सासू माँ ने पंडित जी के आते ही उनसे प्रश्न किया कि क्या मैं कभी पोते का मुंह देख पाऊंगी। पंडित जी ने हवेली देखने की इच्छा जाहिर की और सासू माँ भी चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने। और हवेली के पीछे जाते ही पंडित जी ने जब उस आम के पेड़ को देखा तो उनका मुंह बन गया और कहने लगे कि इसी मनहूस पेड़ की वजह से आपके घर में बेटा नहीं है। इस पेड़ को जल्द से जल्द कटवा दीजिए। फिर सासू माँ ने तुरंत ही नौकरों को बुलवा लिया और कहा कि आज इस पेड़ को काट ही डालो। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब इसको कैसे बचाए। वह कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाए। जैसे ही वह लोग पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़े, निशा फुर्ती से भागकर उस पेड़ से लिपट गई और सभी से विनती करने लगी कि इस पेड़ को छोड़ दो। लेकिन वह लोग नहीं मान रहे थे। और तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का दे दिया और मेरा सर पत्थर पर लगकर फट गया और खून की धारा बहने लगी। यह देखकर अमर से रहा नहीं गया और अमर ने तुरंत ही सभी लोगों को वहां से भगा दिया और निशा को तुरंत अस्पताल लेकर चले गए। पट्टी के बाद निशा को होश आया
तो उसने देखा कि डॉक्टर साहिबा अमर को कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वहीं पास में खड़ी थी और उनके चेहरे से पता लग रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस हो रहा है। डॉक्टर, क्या अब हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? अमर ने पूछा। हाँ, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में गिरना ठीक नहीं है। ऐसी हालत मतलब? डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? अरे, आप लोगों को नहीं पता, यह माँ बनने वाली हैं, इसीलिए इनका खास ध्यान रखिएगा। यह सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। बस सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। निशा को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। सासू माँ की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। और फिर सासू माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी। पूरे 9 महीने तक सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का। 9 महीने के बाद जब निशा की डिलीवरी होनी थी तो उसकी सास उसे अस्पताल ले गई, ताकि जो गलती उन्होंने आरती के समय पर की थी वह दोबारा ना हो जाए। फिर कुछ देर बाद नर्स ने सासू माँ को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि आपका पोता हुआ है। सासू माँ बहुत खुश थी और उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर नर्स को दे दी। वह इसलिए खुश नहीं थी कि लड़का हुआ है, बल्कि इसलिए खुश थी कि आज निशा बिल्कुल ठीक है। हवेली में भी धूमधाम मची हुई थी और अमर भी बहुत खुश थे। अब हमारा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटी और बेटे के आने से। और तो और अब उस आम के पेड़ में भी फल लगने लग गए थे। वो आम का पेड़ अब आमों से लदबद होने लगा था। दर्शकों, हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी सोचने लग जाते हैं। हर फल का एक समय होता है, इसीलिए हमें उस फल का इंतज़ार करना चाहिए। दर्शकों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।